बस 2 से 3 मिनट के अंदर। बाकी अगर किसी बंदे का कोई भी। सर जी, मुझे लगता है हमारा टेस्ट नहीं होना और ना ही पीआरएम पे मिलनी है। यार, मैं क्या कह सकता हूँ अब आपको। अगर फॉर एग्जाम्पल टेस्ट नहीं होना या क्या, टेस्ट होगा, परेशान ना हो। टेस्ट आप लोगों को लाजमी होगा। अच्छा बच्चों, अभी हम लोगों ने जो आपकी डिजीजेस डिस्कस करनी है वो है कंजेनिटल हार्ट डिजीज, ठीक हो गया। और इसके अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए कि कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। और जी यार ले लो 5 मिनट, बाद च मैनू गुनाहगार कर। ऊपर वाकई नहीं आया जाना उससे जो हिसाब होता है। अच्छा बच्चों, अभी हम लोगों ने जो आज इंशाल्लाह अभी हम शुरू कर रहे हैं ना, और हमने खत्म करके उठना है। जैसा कि कल हमने क्या खत्म की थी, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का क्या, मेटाबॉलिज्म का पोर्शन, और हमने वो शुरू किया था और हमने वो खत्म किया था। और आज हमने जो खत्म करना है वो 4-5 डिजीजेज है। इतनी ज्यादा डिजीजेज भी नहीं है ना, हमारा इतना कोई टाइम लगना है। वालेकुम सलाम नाजिया बच्चे। एक है टेट्रोलॉजी ऑफ एलॉट को हमने डिस्कस करना है। ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स क्या होता है, दूसरा ये है बच्चों। कोआर्क्टेशन ऑफ एओर्टा तीसरे नंबर पे है। पेटेंट डक्टस आर्टरोसिस चौथे नंबर पे है। एएसटी, और उसके बाद ये जनाब आपका क्या होता है, एक तरह का ये वीएसटी। मतलब इतने ज्यादा नहीं है, ये थोड़े थोड़े हैं। अब देखें, सबसे पहले बच्चों हमको इस बात का पता होना चाहिए कि कंजेनिटल हार्ट डिजीज होती कौन कौन सी हैं। आपने कहना है कि कंजेनिटल हार्ट डिजीजेज वो डिजीज होती हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के साथ अगर बच्चे के दिल के अंदर किसी तरह की कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी देखी जाए तो उस डिजीज को आप ये कहते होते हो कि ये कंजेनिटल हार्ट डिजीज है। अब देखें यहाँ पर कंजेनिटल हार्ट डिजीज, मैंने क्या कहा कि कंजेनिटल हार्ट डिजीज वो होती है जो कि जैसे बच्चा पैदा होता है और पैदा होने के साथ साथ उसके दिल के अंदर अगर कोई मसला होगा तो उन डिजीजेस को आप क्या कहते होते हो, कंजेनिटल हार्ट डिजीज सीएचडी कहते होते हैं। आपने कहना है हार्ट डिफेक्ट। हार्ट के अंदर का एक तरह का डिफेक्ट बाई बर्थ, पैदा होने के साथ ही जनाब बच्चे के अंदर एक तरह का डिफेक्ट होगा तो उसको आप क्या कहते हैं, एक तरह का कंजेनिटल हार्ट डिजीज कहते होते हो। अब बात यह है कि कंजेनिटल हार्ट डिजीज किन लोगों के अंदर ज्यादा देखी जाती है। तो आपने ये कहना होता है कि उन फीमेल के अंदर कंजेनिटल हार्ट डिजीज बहुत ज्यादा देखी जाती है जो फीमेल एक तरह की अल्कोहलिक होती हैं, क्या होती है, एक तरह की अल्कोहलिक होती हैं। उसके बाद आपने कहना होता है उन फीमेल के अंदर देखा जाता है जिनके अंदर लिथियम जो होता है वो यूज बहुत किया जाता है। बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर मोस्टली लिथियम को यूज किया जाता है। नंबर 3 बच्चों, आपने ये कहना है कि वो मेडिसिन, वो फीमेल जो कि एज तरह एक तरह की एंटी एपिलेप्टिक ड्रग यूज करती हैं, और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के अंदर क्या आ जाती है, एक तरह की आपकी फेनिटोइन, इस वजह से हो सकती है। उसके बाद कुछ इन्फेक्शंस होती हैं जो कि आपकी कंजेनिटल हार्ट डिजीज करवा सकती हैं। उनमें से जो टॉप मोस्ट इन्फेक्शन है उसके अंदर आता है बच्चों, आपने कहना रूबेला इन्फेक्शन। क्या आ जाता है, एक तरह का रूबेला की इन्फेक्शन आ जाती होती है। अगर माँ को शुगर, डायबिटीज इस जैसा का कोई ना कोई मसला है तो भी आप एक तरह का देख सकते हो। डायबिटीज मेलाइटिस है मदर को, इसके अंदर भी देखा जा सकता है। ये आपकी क्या करवाती है, एक तरह की कंजेनिटल हार्ट डिजीज करवाती होती हैं। तो सबसे पहले हमको इस बात का पता होना चाहिए कि कंजेनिटल हार्ट डिजीजेज कौन कौन सी हैं। तो आपने कहना है कि कंजेनिटल हार्ट डिजीजेज वो डिजीज होती हैं जो कि एक माँ के अंदर जब वो बच्चा डिलीवर करती है तो बच्चे के अंदर बाई बर्थ पाई जाती हैं। तो उन तरह की डिजीजेज को आप ये कहते होते हो कि ये आपकी एक तरह की कंजेनिटल हार्ट डिजीज है। क्लियर हो गया बच्चों। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस के जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो जरा बताएं, तो आपने क्या कहना होता है कि कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस के जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं इनके अंदर आपने ये कहना है कि जब भी हम रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं तो रिस्क फैक्टर्स के अंदर आपने कहना है कि जो माँ होगी उसको जनाब एक तरह का डायबिटीज मेलाइटस हो सकती है, मटरनल डायबिटीज मेलाइटस नंबर 1 हो सकती है। उसके बाद आपने कहना रूबेला की इन्फेक्शन हो सकती है बच्चों, ठीक है, रूबेला जो है वो उसकी एक तरह की इन्फेक्शन देखने को मिल सकती है। तीसरे नंबर पे आपने ये कहना होता है कि एक तरह का क्या होता है कि फॉर एग्जांपल लाया है चक्कर, नहीं एक लगा होना है। एक लगा है।
नहीं, दो एक है, इतना नहीं होना, फिर इतना वजन काट नहीं होना। अच्छा, रुबेला इन्फेक्शन होती है। अच्छा, उसके बाद और क्या होता है बच्चों, आपने कहना होता है कि रुबेला इन्फेक्शन के साथ साथ कुछ, अगर माँ के अंदर या बच्चे के अंदर, आपने ये देखना है कि अल्कोहल इंटेक जो है माँ के अंदर बहुत ज्यादा हो रहा है इंट्रायूट्राइन पीरियड के अंदर, अल्कोहल इंटेक जो है वो करवा सकता होता है। इसके बाद आपने कहना है एक डिजीज होती है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, फिनाइल कीटोन यूरिया, पीकेयू। ये मैं आरओजी आप लोगों को बायोकेमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करवा चुका हूँ, उसकी वजह से देखने को मिल सकती है बच्चों। ये कुछ डिजीजेस हैं जो कि एज अ रिस्क फैक्टर के तौर पर काम करती होती हैं। दूसरी बात जो आप लोगों ने अपने जहन के अंदर रखनी है वो ये है, कभी भी अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि हार्ट डिजीजेस की आपकी कितनी क्लास, आप क्या क्लासीफाई उसको करते हो, तो आपने कहना होता है हार्ट डिजीजेस को आप दो चीजों के अंदर डिवाइड करते होते हो। एक जो होती है उसको हम ये कहते होते हैं आसाइनोटिक हार्ट डिजीजेस, क्या कहते हैं, एक तरह का आसाइनोटिक हार्ट डिजीज कहते होते हैं बच्चों। और दूसरी जो होती है आपने कहना होता है हम साइनोटिक हार्ट डिजीजेस कहते होते हैं। ठीक होगा बच्चों। दूसरे नंबर पे आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि जो आसाइनोटिक हार्ट डिजीज होती है उसके अंदर आपने ये कहना है कि इसके अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, कौन सा, आपके एक तरह का ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा वो आपका डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर मिक्स हो रहा होगा। कहाँ पे मिक्स हो रहा है? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर मिक्स हो रहा होगा। अब इसके अंदर आपको पता होना चाहिए, अगर मैं यहाँ पर दिल के खाने बनाना शुरू कर दूं तो आपने ये कहना है कि देखें ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। आपको इस बात का भी बहुत अच्छे तरीके से आइडिया होगा कि जो लेफ्ट साइड होती है वहां पे आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और जो राइट साइड होती है वहां पर आपका एक तरह का डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड देखा जाता है। अब यहाँ पर आप लोगों ने ये कहना है कि जिस बंदे के अंदर फॉर एग्जांपल आसाइनोटिक हार्ट डिजीज होती है उसके अंदर लेफ्ट टू राइट शंट होता है, मतलब कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर मिक्स हो रहा होता है। तो इस कंडीशन को आप कहते होते हो आसाइनोटिक हार्ट डिजीज कहते होते हैं। मतलब कि इसके अंदर जो बेबी होता है वो ब्लू नहीं होता, पिंक कंडीशन के अंदर जा सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक हो गया बच्चों। दूसरी तरफ आपने ये कहना है कि साइनोटिक हार्ट डिजीजेस कौन सी होती हैं। देखें बच्चों, अगर आपको ये पता होना चाहिए कि ये दिल है, दिल के अंदर आपने कहना है कि ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये आपका वो कंडीशन होती है जिसके अंदर बच्चों राइट टू लेफ्ट शंट होता है। इसके अंदर आपने कहना है कि आपकी राइट साइड पे कौन सा ब्लड होता है, आपका राइट साइड से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है। आपकी लेफ्ट साइड पे कौन सा ब्लड होता है, आपकी लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है। और जब आप ये देखो कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आपके ऑक्सीजन वाले ब्लड के अंदर मिक्स हो रहा है, तो आपने ये कहना होता है कि इसके अंदर क्या हो रहा है, राइट टू लेफ्ट शंट हो रहा है। और वो कंडीशन जिसके अंदर राइट टू लेफ्ट शंट होता है आपने कहना है इसको हम साइनोटिक हार्ट डिजीज कहते हैं। और साइनोटिक हार्ट डिजीज के अंदर आपने कहना है कि बंदे की जो बॉडी होती है वो ब्लू होती है। क्या होता है, एक तरह की ब्लू होती है। क्लियर है? कोई ऐसा बच्चा जिसको यहाँ तक किसी एक सिंगल पॉइंट की भी समझ नहीं आई, वो बंदा क्वेश्चन पूछ सकता है। शाबाश एनीवन जी। देखें बच्चों, आप लोगों को ऑलरेडी हम लोग ये सारी की सारी बातें बता चुके हैं। इंट्रायूट्राइन के अंदर क्या होता है, हार्ट डिजीज के जो रिस्क फैक्टर होता है, कुछ ड्रग हो सकती है, अल्कोहल, लिथियम, फेनिटोइन, मैटरनल इन्फेक्शन रुबेला की हो सकती है, डायबिटीज मेलाइटस, फिनाइल कीटोन यूरिया हो सकती है। उसके बाद हमने क्लासीफाई किया इसको किस बेस के ऊपर, आपको पता है आसाइनोटिक इंक बेबीज हैव लेफ्ट टू राइट शंट। ठीक होगा बच्चों, इन विच ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज शंटेड टुवर्ड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये आपको पता है। और उसके बाद आपने ये कहना होता है बच्चों कि आपका एक तरह का फॉर एग्जांपल आपने ये कहना है कि आपका साइनोटिक हार्ट डिजीज वो होती है जिसके अंदर हैव राइट टू लेफ्ट शंट इन विच डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज शंटेड टुवर्ड द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। का मतलब ये होता है कि लेफ्ट साइड पे जाता है। अभी यहाँ पे एक से दो बातें आपने अपने जहन के अंदर और बच्चों रखनी है। वो क्या है, आपने ये बात अपने जहन के अंदर रख लो कि साइनोटिक असाइनोटिक बहुत लंबी हो जाती है, जिसके अंदर आपको डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसको डिफ्रेंशिएट करने का एक मैं बहुत ही इजी वे आपको बताता हूँ, जिसके अंदर आपको ये पता लग सकता है कि कौन सी डिजीज आपकी असाइनोटिक है, कौन सी डिजीज आपकी साइनोटिक है। एक बात अपने जहन के अंदर रख लीजिए, आपने ये कहना है कि अगर कोई भी डिजीज ऐसी है जिस डिजीज के नाम के साथ डी आ रहा है,
क्या आ रहा है एक तरह का, आपने कहना कोई भी डिजीज ऐसी है जिसकी डिजीज के साथ डी आ रहा है, तो वो जो डिजीज होगी वो आपकी आसाइनोटिक हार्ट डिजीज होगी। ठीक हो गया। आसाइनोटिक हार्ट डिजीज का मतलब ये है कि उस बंदे की बॉडी के अंदर लेफ्ट टू राइट शंट होगा। ठीक होगा बच्चों, ये आपने कहना होता है। और अगर कोई भी बंदा आपके पास आता है जिस बंदे के अंदर आप ये देखते हो कि साइनोटिक हार्ट डिजीज है, तो उसके अंदर आपने ये बात अपने जहन के अंदर लाजमी रखनी है कि उसके अंदर टी लाजमी आएगा। टी जो होता है वो आपकी साइनोटिक हार्ट डिजीज के लिए आता है। टी अगर किसी बंदे के अंदर होगा तो उसके अंदर आपने कहना है कि राइट टू लेफ्ट शंट हो रहा है। उसके अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा जा रहा है। जब आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा जा रहा होता है, तो आपकी जो बॉडी होती है उसको कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड होता है वो मिलना शुरू हो जाता है। जब आपकी बॉडी को कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड मिलता है तो इसके नतीजे में आपकी बॉडी क्या हो जाती है, टॉक्सिक होना शुरू हो जाती है। तो अब बच्चों देखें, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बोलूं ASD, डी आ गया, VSD, डी आ गया, PDA पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, तो मुझे ये बताएं कि ये तीनों की तीनों जो डिजीजेज हैं वो बच्चों आपकी आसाइनोटिक हार्ट डिजीज होगी या साइनोटिक हार्ट डिजीज होगी? शाबाश बच्चों, ये बताइएगा। तो किसी के नाम के साथ भी डी आ गया है तो आपने बस इतना सोचना है कि भाईजान वो आसाइनोटिक हार्ट डिजीज होगी। तो ये तीनों क्या हुई आपकी एक तरह की आसाइनोटिक हार्ट डिजीज। अब हम आते हैं टी की तरफ। जस्ट इमेजिन करें कि अगर किसी बंदे के अंदर आप ये देखते हो कि एक तरह का ट्रंकस आर्टरियोसिस है, कि एक तरह का ट्रंकस आर्टरियोसिस है, उसके बाद टी आ गया। उसके बाद आपने देखा कि किसी बंदे के अंदर ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स है, TOGY, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स है। उसके बाद आपने देखा कि ट्राइकस्पिड अट्रेजिया है, क्या एक तरह का ट्राइकस्पिड अट्रेजिया है, टी आ गया। उसके बाद आपने कहा टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट है, TOF है, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट है, 4 आ गया। उसके बाद आपने देखा टोटल एनोमलस पल्मोनरी वस्कुलर रिटर्न है, मतलब कि आपने कहना कि ये टी आ गया। बात करने का मकसद ये है बच्चों कि अब इन सब के अंदर क्या आ रहा है, टी आ रहा है। तो एक सिंपल अल्फाज से आप इस तरह याद कर दो कि भाई जिसके अंदर टी आएगा वो किसको शो करता है, वो साइनोटिक हार्ट डिजीज को शो करता है। और जिसके अंदर डी आएगा वो किसको शो करता है, वो आसाइनोटिक हार्ट डिजीज के अंदर शो करता है। जिसके अंदर आपने ये कहना होता है डी आता है, जो आसाइनोटिक हार्ट डिजीज होती है उसके अंदर लेफ्ट टू राइट शंट होता है। जिसके अंदर टी आता है जो कि साइनोटिक हार्ट डिजीज होती है उसके अंदर राइट टू लेफ्ट शंट आता है। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई वो बंदा दोबारा पूछ सकता है। शाबाश एनीवन जी। हाँ जी बच्चों, क्लियर हो गया। आप इस तरह इनको याद कर सकते हो, रट्टा लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो देखें बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है, नॉन साइनोटिक हार्ट डिजीज के अंदर क्या था, 3 Ds आते हैं, VSD, ASD, PDA। उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, 5 Ds क्या आएंगे, ट्रंकस आर्टरोसिस, ट्रांसमिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स, ट्राइकस्पिड अट्रेजिया, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट, टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी मस्कुलर रिटर्न। ये आपको पता चल गया होगा। अब यहाँ तक कोई ऐसा बच्चा जिसका सिंगल भी क्वेश्चन है वो बंदा पूछे, वरना हम आते हैं VSD की तरफ कि VSD क्या होता है। ठीक हो गया बच्चों। परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से ना आज आपको फील होगा कि ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ CVS ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਗई। अच्छा बच्चों, तो सबसे पहली जो डिजीज अभी हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो कौन सी है, वो है VSD। VSD है क्या, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो अभी हम देखते हैं VSD वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता क्या है। देखिए बच्चों, एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता होता है कि अगर कभी भी एग्जाम के अंदर बच्चों क्वेश्चन आए ना, ये बात लिख लें कि आपके पास एक पेशेंट आता है, उस पेशेंट के अंदर कंजेनिटल हार्ट डिजीज कौन सी सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन है। तो आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आता होता है कि मोस्ट कॉमन कंजेनिटल हार्ट डिजीज क्या है। ठीक है, आपने कहना है कि मोस्ट कॉमन कंजेनिटल हार्ट डिजीज जो होती है वो जनाब आपकी क्या होती है, एक तरह की आपने VSD कहनी, मोस्ट कॉमन कंजेनिटल हार्ट डिजीज। हमने कहना कंजेनिटल जो होती है वो एक तरह की हार्ट डिजीज, वो कौन सी होती है, एक तरह की VSD होती है। नंबर वन। नंबर टू बच्चे, आपने ये कहना होता है कि फॉर एग्जाम्पल जिसके अंदर भी VSD होगा उसके अंदर हम क्या देखेंगे। आपने ये कहना होता है कि VSD वाला जो बंदा होता है उसके अंदर हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि 2 से 3 चीजें, कि अगर किसी बंदे के अंदर VSD होगा
तो उसके अंदर जीआईटी के सिम्टम्स भी आते हैं, उसके अंदर रिस्पायरेटरी सिम्टम्स भी आते हैं। तो हम क्या देखेंगे, आपने कहना डिस्निया विद रिस्पायरेटरी फेलियर देखते होते हैं, डिस्निया देखते हैं विद रिस्पायरेटरी फेलियर देखना शुरू कर देते हैं। एक आपने ये बात करनी है, ठीक होगा बच्चों। नंबर टू, आपने जो बात अपने जहन के अंदर रखनी है वो क्या है। देखिए बच्चों, एक बात आपको पता होना चाहिए कि अगर कभी भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए कि आपकी बॉडी के अंदर क्या आ रहा है, एक पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करता है और उस पेशेंट के अंदर क्या है, आपको वो कहा जाता है कि इस पेशेंट के अंदर एक तरह का होलोसिस्टोलिक मर्मर है। क्या मर्मर, एक तरह का होलोसिस्टोलिक मर्मर है। इतना तो पता होगा, सर ने आपको पढ़ाए होंगे मर्मर, ठीक है। तो आपने कहा जाता है एक तरह का अगर होलोसिस्टोलिक मर्मर है या नॉर्मल साउंड है, तो आपने ये कहना होता है कि जो होलोसिस्टोलिक मर्मर होता है वो आप कितनी कंडीशंस में देखते होते हो बच्चों। पहले तो आपको ये पता हो बच्चों, कभी भी अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए ना कि हाँ जी जनाब होलोसिस्टोलिक मर्मर आप कितनी कंडीशंस में देखते हो, तो आपने ये कहना होता है कि होलोसिस्टोलिक मर्मर बेसिकली आप तीन कंडीशंस में देखते होते हो। कौन सी तीन कंडीशंस में देखते हैं, आपने ये कहना होता है बच्चों कि एक जिस कंडीशन में आप देखते हो वो होती है आपकी एक तरह की माइट्रल रिगर्जिटेशन की कंडीशन। कौन सी होती है, एक तरह की माइट्रल रिगर्जिटेशन की कंडीशन, नंबर वन। नंबर टू, आपने कहना है कि दूसरी जो कंडीशन होती है उसको आप कहते हो ट्राइकस्पर्ड रिगर्जिटेशन की कंडीशन। आपने कहना तीसरे नंबर पे जो होती है उसको हम कहते होते हैं कि आपकी वीएसटी की कंडीशन। ठीक होगा, ये तीन कंडीशंस के अंदर आप क्या देखते एक तरह का देखने को मिलता होता है। अब दूसरे नंबर पे आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है बच्चों, अगर किसी भी बच्चे के अंदर माइट्रल रिगर्जिटेशन का मर्मर होगा, कौन सा मर्मर होगा, आपका माइट्रल रिगर्जिटेशन का मर्मर होगा, तो आपने कहना है कि ये जो मर्मर होता है जिसके अंदर आप होलोसिस्टोलिक मर्मर देखते होते हो, ये होलोसिस्टोलिक मर्मर आपका फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर जाता है। कहाँ पे, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के ऊपर आपको सुनाई देता है और ये रेडिएट होता है आपके एक्सिला की तरफ। तो आपने कहना है रेडिएट अवार्ड टुवर्ड एक्सिला। तो आपने ये बात अपने जहन में रखनी है कि ये वो मर्मर होता है जो कि जनाब आपका फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे होता है और साथ आपने कहना है कि रेडिएट कहाँ होता है, एक्सिला की तरफ रेडिएट होता है। यहाँ पर आपका ट्राइकस्पर्ड रिगर्जिटेशन का जो मर्मर होता है बच्चों वो कहाँ पे होता है, आपने कहना है कि यहाँ पर भी होलोसिस्टोली की मर्मर होता है लेकिन ये पैरास्टर्नल लाइन पे होता है और ये आपका मरमर, इसकी जो इंटेंसिटी होती है, जो साउंड होती है, वो आपकी इंस्पायरेशन के ऊपर ज्यादा हो जाती है। इंस्पायरेशन के ऊपर क्या हो जाती है, एक तरह की ज्यादा हो जाती है आपका। और जो आपने कहना है कि ये आपका एक तरह का पैरास्टर्नल पाया जाता है, पैरास्टर्नल पाया जाता है। ठीक होगा बच्चों। तीसरे नंबर पे आपने कहना होता है वीएसटी। वीएसटी का मरमर जो होता है ये भी आपका पैरास्टर्नल होता है। कहाँ होता है, एक तरह का पैरास्टर्नल होता है आपका फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे, ठीक है, पैरास्टर्नल लाइन के ऊपर पाया जाता है। ये आपका ना तो एक तरह का एक्सिला की तरफ रेडिएट करता है, ठीक है, एक्सिला की तरफ भी नहीं जाता। दूसरा, आपका इंस्पायरेशन के ऊपर आपको डीप सुनाई नहीं देता, ठीक है। ये जैसा होता है वैसे का वैसा रहता है। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास सुनाई दे कि एक बंदे के अंदर होलोसिस्टोलिक मर्मर है, तो बच्चों आप क्या कहोगे कि एक तरह का ये होलोसिस्टोलिक मर्मर किस किस कंडीशन की वजह से हो सकता है, पहले तो ये बताएं शाबाश। जो होलोसिस्टोलिक मर्मर होता है बच्चों वो किस किस कंडीशन की वजह से हो सकता है, तो आपने कहना है कि होलोसिस्टोलिक मर्मर आपकी बॉडी के अंदर बेसिकली हम तीन मेन वजूहात पे देखते हैं, ठीक है। एक होता है माइट्रल रिगर्जिटेशन, दूसरा होता है आपका ट्राइकस्पर्ड रिगर्जिटेशन और तीसरे नंबर पे क्या होता है, एक तरह का वीएसटी होता है। ये तीन मेन चीजें होती हैं जिसकी वजह से आपने देखना होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। ओके, ये तीन आपको पता चल गई कि एक तरह का आप देखते हो कि तीन तीन कंडीशंस के अंदर आपको पता चलता है, ठीक हो गया। अब आगे आपने देखना है कि आगे क्या है। देखें, अगर कभी भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि अगर फॉर एग्जांपल कि एक तरह का आपके पास एक पेशेंट आता है और उस पेशेंट के अंदर आप क्या देखते हो कि होलोसिस्टोलिक मर्मर देखते हो और ये जो होलोसिस्टोलिक मर्मर है वो जनाब आपका रेडिएट करता है एक्सिला की तरफ, तो इसका आंसर क्या है बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बच्चों, हाँ जी बच्चों, अगर फॉर एग्जांपल एक्सिला की तरफ रेडिएट कर रहा है तो इसका आंसर क्या होगा, ये क्या है, तो आपने कहना ये माइट्रल रिगर्जिटेशन का मर्मर है। अगर फॉर एग्जांपल एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि आपकी बॉडी के अंदर एक तरह का मर्मर है जो कि जनाब आपका
ट्राइकस्पर मतलब कि आपने कहना होता है कि आपका पैरास्टर्नल लाइन के ऊपर है, कहाँ पे आपके एक तरह का पैरास्टर्नल लाइन के ऊपर है, ठीक है, और उसके बाद आपने कहना है कि इंस्पायरेशन के ऊपर क्या हो जाता है, एक तरह का इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो ये कौन सा मरमर है, आपने कहना ट्राइकस्पर रिगर्जिटेशन का। अगर आपसे ये कहा जाता है कि आपके एक मरमर है और ये जो मरमर होता है ये जनाब आपका सेम रहता है, ना चेंज होता है ना रेडिएट करता, तो वो कौन सा है, वो आपने कहना वीएसटी का मरमर है। ठीक हो गया। अब दूसरी बात को आपने अपने जहन के अंदर रखना है कि जो वीएसटी का मरमर होता है उसकी इंटेंसिटी का क्या हिसाब होता है बच्चों। देखें बच्चों, वीएसटी के मरमर का जो इंटेंसिटी का हिसाब होता है वो कुछ इस तरह होता है, जैसा कि आप इस तरह देखें कि फॉर एग्जांपल अगर ये वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट इस तरह हो गया, ठीक हो गया बच्चों, ये जनाब आपका यानी कि ये राइट एट्रियम है, ये आपका राइट वेंट्रिकल है, ये आपका लेफ्ट एट्रियम, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, इन दोनों के दरमियान में जो होता है वाल उसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ठीक हो गया। अब इस बात को थोड़ा सा गौर करें, अगर किसी बंदे के अंदर सिर्फ और सिर्फ इतना डिफेक्ट हो, ठीक है, अब जो साउंड पैदा होगी वो ज्यादा होगी, या किसी बंदे के अंदर जो इतना ज्यादा डिफेक्ट हो तब ज्यादा आवाज पैदा होगी। शाबाश, मुझे ये बताइएगा किस बंदे के अंदर जो आवाज जो होगी उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो ज्यादा होगी बच्चों। आपने कहना है कि अगर किसी बंदे के अंदर जो स्पेस होगी वो एक तरह की कम होगी, तो उस बंदे के अंदर जो होगा वो जनाब आपने ये कहना होता है कि उसके अंदर क्या होता है, एक तरह का इंटेंसिटी जो होती है वो एक तरह की ज्यादा होती है। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई, ठीक है। तो अब देखें बच्चों, ज्यादा में कम मरमर, सर लास्ट में रिपीट कर दे बच्चों। मेरी एक बात सुनो, मैं आपको ना इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, मुझे अब आप लोग एक बात आपने बतानी है। देखें, जस्ट इमेजिन करें एक छोटा सा दरवाजा है, उस दरवाजे के अंदर से आप गुजर रहे हो। जब छोटे से दरवाजे से आप गुजरोगे तो वहां पे जनाब आप लगोगे कि नहीं लगोगे, ठीक हो गया, तो वहां पे आपकी एक आवाज पैदा होगी, और इसके बदले में एक ऐसा दरवाजा है जो बहुत ज्यादा खुला हुआ है, जब आप उधर से गुजरोगे तो उसके अंदर किसी तरह की कोई भी आवाज पैदा नहीं होती। ठीक हो गया। तो आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, अगर तो इंटेंसिटी ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो वाल होगी उसके अंदर डिफेक्ट छोटा है, अगर इंटेंसिटी कम है यानी कि, तो आपने कहना जो डिफेक्ट है वो बड़ा है। आगे समझ, हाँ जी बच्चों क्लियर है। अब देखिए आगे, आगे बच्चों आपने ये कहना होता है कि हाँ जी जनाब हम इसके अंदर क्या सुनते हैं, आपने ये कहना होता है कि इस बंदे के अंदर, जिस बंदे के अंदर फॉर एग्जाम्पल वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है, इस वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट वाले बंदे के अंदर हम ये देखते हैं बच्चों के, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल ये हार्ट है, ये आपका राइट एट्रियम है, ये आपका राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम में लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो अगर ये सेप्टल डिफेक्ट होगा तो इधर से जो ब्लड लेफ्ट साइड से वो इधर जाएगा, ऐसे ही होगा कि नहीं होगा, लेफ्ट साइड पे ब्लड जाएगा। जब आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से आपके एक तरह का राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जाएगा तो इसके नतीजे में क्या होगा, तो आपने कहना है कि हाँ जी जनाब लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जा रहा है, तो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर मिक्स हो रहा है। अब देखें, ये राइट वेंट्रिकल से क्या होती है, पल्मोनरी आर्टरी होती है, ये कहाँ ब्लड लेके जाती है, आपके लंग्स के अंदर लेके जाती है। अगर लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ ब्लड जाएगा तो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड ज्यादा जाएगा कम जाएगा, शाबाश ये बताइएगा बच्चों। तो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो ब्लड होगा वो एक तरह का ज्यादा जाएगा। तो अब अगर पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड ज्यादा जा रहा है, कम कैसे जाएगा हफ्सा, ज्यादा जाएगा कि अगर लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल के अंदर शंट कर रहा है ब्लड बच्चे, तो इसकी वजह से जो पल्मोनरी आर्टरी होगी उसके अंदर भी ब्लड ज्यादा नहीं जाएगा। तो आपने कहना है कि हाँ जी जनाब जब लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड शंट कर रहा है तो इसकी वजह से जो पल्मोनरी आर्टरी होगी उसके अंदर ब्लड जो होगा वो ज्यादा जाएगा। जब पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड ज्यादा जाएगा तो पल्मोनरी वस्कुलेचर के अंदर मार्किंग क्या होगी, एक तरह की ज्यादा होगी। आपने कहना पल्मोनरी वस्कुलर मार्किंग जो होगी एक तरह की हाई होती है, वो ये शो करती है कि आपका जो ब्लड है वो आपका एक तरह का ओए एडीमा किथे हो जाना, यस सर शमून कितनो किथे ठोकी जाना है, एडीमा थी है पे को सुन लगा है एक तो एडीमा किਵੇਂ हो जाना है। आपने कहना होता है कि एक तरह का लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जाता है भाई। अब देखें जैसे राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड गया, अब इसके नतीजे में क्या होगा, आपने कहना है कि फ्लूइड बहुत ज्यादा गया, जब आपका पल्मोनरी वस्कुलेचर जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने बात करनी है कि पल्मोनरी वस्कुलेचर जो होगा वो एक तरह का ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि पल्मोनरी सर्कुलेशन में आपने कहना ज्यादा हो जाएगा, पहली बात ठीक हो गया। दूसरा आपने कहना पल्मोनरी वस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ गई, बिल्कुल। अब दूसरी बात आपने एक बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि अगर बच्चों आपका जो ब्लड है वो आपके लेफ्ट साइड से राइट साइड पे जा रहा है, तो एक वक्त ऐसा नहीं आ जाएगा कि हाँ जी जनाब यहाँ पे ब्लड ज्यादा हो जाएगा लेफ्ट साइड पे कम हो जाएगा। एक लम्हे के लिए कुछ यूं सोचिए, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जनाब आपने ये कहा कि हम इस तरह करते हैं, और यहाँ पे आप देखते हो कि यहाँ पे जनाब आपका 5 लीटर ब्लड है, यहाँ पे आपके एक तरह का 8 लीटर ब्लड है, और 8 लीटर वाला ब्लड इधर जा रहा है, ऐसे ही हुआ ना, 8 लीटर वाला जब ब्लड इधर जा रहा है तो ये जनाब आपका इधर से इधर शंट मार रहा है, लेकिन एक वक्त आएगा कि इस साइड पे भी ब्लड बहुत ज्यादा हो जाएगा। जब यहाँ पे ब्लड बहुत ज्यादा हो जाएगा तो फिर आप क्या देखोगे कि इधर से राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ शंट
होना शुरू हो जाएगा। बच्चों जब राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ शंट जाएगा तो अब आपका डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर मिक्स होगा, ऐसा ही है। जब आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर मिक्स होगा तो ये कौन सी स्टेज है, ये पहले होता है या बाद में जाके होता है? शाबाश, मुझे ये बताइएगा, ये पहले होता है या लेट स्टेज के अंदर होता है? ये लेट स्टेज के अंदर होता है। और लेट स्टेज के अंदर जब आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर मिक्स होता है तो इस कंडीशन को आप कहते होते हो एजन मेंगर सिंड्रोम। क्या कहते हैं? एक तरह का एजन मेंगर सिंड्रोम कहते होते हैं बच्चों। इसके अंदर क्या होता है, आपने कहना है आपका राइट टू लेफ्ट शंट होता है। आपने कहना है कि आपका डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो जनाब आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर मिक्स हो रहा होता है। आपने कहना कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल आपकी बॉडी के अंदर बढ़ रहा होता है। तो ये सारी की सारी कंडीशंस आप देखते होते हो। दूसरे नंबर पे बच्चों अब आप लोगों ने एक बात अपने जहन के अंदर खुद रखनी है कि जैसा कि मैंने आप लोगों को ये बताया कि फॉर एग्जांपल ये जो पेशेंट होगा जिसको वीएसटी होगा, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होगा, इसके अंदर आप क्या क्या देखते हो? सबसे पहले मैंने ये कहा कि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट आपका मोस्ट कॉमन जो होती है वो जनाब आपकी कंजेनिटल हार्ट डिजीज है। ठीक है, आपको मैंने ये कहा कि हाँ जी जनाब ये कौन सी होती है? ये आसाइनोटिक हार्ट डिजीज मोस्ट कॉमन कंजेनिटल हार्ट डिजीज है। ये जनाब आपकी मोस्ट कॉमन कंजेनिटल आसाइनोटिक हार्ट डिजीज भी वीएसटी है। ठीक है, इसके अंदर आपने क्या कहना है कि आपको कौन सा मरमर सुनाई देता है? आपने कहना कि इसके अंदर जो आपको मरमर सुनाई देता होता है वो जनाब आपका होता है जिसको हम ये कहते होते हैं कि फॉर एग्जांपल होलोसिस्टोलिक मरमर। ठीक है, हार्श होलोसिस्टोलिक मरमर सुनाई देता है। आपको ये सुनाई कहाँ पे देता है? ये स्टर्नल बॉर्डर का जो लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस जो होती है वहां पे सुनाई दे रहा होता है। ठीक होगा बच्चों। उसके बाद आपने कहना होता है कि अगर तो फॉर एग्जांपल आपका होलोसिस्टोलिक मरमर जो होगा वो सॉफ्टर कब होगा? वो आपने कहना होता है कि फॉर एग्जांपल जब आपका जो साइज होगा वो फ्लो होगा वो एक तरह का बड़ा होगा तो वह सॉफ्ट होगा, लेकिन जब आपका साइज छोटा होगा तो जो सॉफ्ट होगा वो एक तरह का ज्यादा हो जाएगा। ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? अब दूसरी बात आपने ये अपने जहन के अंदर रखनी है बच्चों कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका हार्ट है, ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक हो गया। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के अंदर होता क्या है कि लेफ्ट वेंट्रिकल जोर जोर से पंप करता है, आगे ब्लड जा नहीं रहा होता है, जिसकी वजह से जनाब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल के अंदर बहुत ज्यादा ब्लड जाना शुरू हो जाता है। जब आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल की तरफ बहुत ज्यादा ब्लड जाता है तो इसके नतीजे में फिर क्या होता है कि राइट वेंट्रिकल के अंदर जब ब्लड बहुत ज्यादा आ जाता है तो ये लंग्स के अंदर ब्लड बहुत ज्यादा पुश करने लगता है, जिसके नतीजे में मुझे ये बताएं कि लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल अपने एक वक्त से ज्यादा काम नहीं करेंगे? शाबाश, मुझे ये बताइएगा जी, एक नॉर्मल मिकदार से ज्यादा काम नहीं करेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल? तो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल आपका जो होता है एक अमाउंट से ज्यादा मिकदार में काम करने लग पड़ते हैं। जब आपका लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल ज्यादा काम करना शुरू कर देंगे तो इसके नतीजे में लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो आप कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी प्लस आपका राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया, जिसके नतीजे में हम कहते हैं इसके अंदर बाई वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है। क्या होती है? एक तरह की बाई वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होना शुरू हो जाती है। ठीक है, आपने ये कहना होता है। दूसरे नंबर पे मुझे अब आप लोगों ने ये बताना है बच्चों कि जब आप एक्सरे करवाओगे तो एक्सरे के ऊपर आपको जो दिल होगा वो बड़ा नजर आएगा। ठीक होगा, क्यों? क्योंकि दिल का वेंट्रिकल राइट भी बढ़ गया, लेफ्ट भी बढ़ गया, जिसको आप कहते होते हैं कि कार्डियोमिगैली हो जाती है। क्या कहते हैं? का कार्डियोमिगैली देखने को मिलती होती है बच्चों। एक्सरे के ऊपर आपको कार्डियोमिगैली देखने को मिलती है। एक्सरे के ऊपर आपको क्या मिलता है? एक्सरे के ऊपर आपने ये कहना होता है कि ये जो बंदा होगा इसके अंदर पल्मोनरी वस्कुलर मार्किंग जो होती है वो ज्यादा हो जाती है। उसके बाद बच्चों आपने कहना है कि अगर डिफेक्ट स्मॉल है, ठीक हो गया, तो आपने एक बात यहाँ तक क्लियर है? कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ है बंदा पूछ सकता? शाबाश। ओके जी, अब देखें बच्चों, अगर वो कहते हैं कि हाँ जी जनाब डिफेक्ट स्मॉल है तो मरमर लाउडली सुनाई देगा, अगर डिफेक्ट लार्ज है तो मरमर स्लो सुनाई देगा। ऐसे ही तो आपने कहना है कि जो आपका सिर्फ मरमर सुनाई देता है, सिम्टम्स आपके इतने ज्यादा सुनाई नहीं देते, इतने ज्यादा सिम्टम्स आपके नहीं आते। तो आपने कहना है कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके एक तरह का वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जो है वो शॉर्टर है, यानी कि छोटा सा डिफेक्ट है, यहाँ पे एक छोटू सा डिफेक्ट है, ठीक होगा, तो इसके अंदर आपने कहना कि जो मरमर जो होगा वो लाउड सुनाई देगा, क्योंकि तरह का लाउडर सुनाई देगा। ठीक होगा बच्चों। उसके बाद आपने कहना अगर लार्ज डिफेक्ट है तो फिर क्या होगा? फिर आपने कहना होता है कि होलोसिस्टोली की जो मरमर होगा वो सॉफ्ट होगा। ठीक है, ये आपने याद करना है। दूसरे नंबर पे आपने क्या कहना होता है कि इस बंदे के अंदर क्या होगा कि आपका जब सारे का सारा जो ब्लड होगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल के अंदर जा रहा है बच्चों, ऐसे ही है। मुझे अब आप लोगों ने एक बात बतानी है, क्योंकि आप
बेसिकली ये चीज को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हो। स्प्लिटिंग वाला टॉपिक आपको सर ने करवा दिया होगा, ठीक है। स्प्लिटिंग वाले टॉपिक के अंदर सर ने एक बात बताई थी, जिसके अंदर आपने याद किया होगा कि एएसडी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट इसके अंदर होता है। उसके अंदर क्या होता है कि लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ ब्लड बहुत ज्यादा जाना शुरू कर देता है। जिसकी तरफ से लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जब ब्लड बहुत ज्यादा जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि राइट साइड का जो आपका एक तरह का जो पल्मोनरी वाल्व होता है वो और लेट बंद होना शुरू हो जाता है। जिसकी वजह से हम वहां पे कौन सी स्प्लिटिंग सुनते हैं? पल्मोनरी आपकी फिक्स्ड और वाइड स्प्लिटिंग दोनों आपने बोलनी है। फिक्स्ड एंड वाइड स्प्लिटिंग बोलना है, ठीक होगा। फिक्स्ड स्प्लिटिंग अकेला नहीं बोलना, आपने कहना है फिक्स्ड एंड वाइड स्प्लिटिंग। अगर आप बुक को ओपन करते हो यूएसएमएल फर्स्ट एड, उसके अंदर लिखा हुआ है फिक्स्ड वाइड स्प्लिटिंग लिखा हुआ, तो आपने ये बात अपने जहन में रखनी है। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आई कि सर जी वाइड कैसे हो गई, अगर एक बात बता आप लोग कहोगे कि सर जी ये वाइड कैसे होगी, मुझे ये बताएं कि फॉर एग्जांपल एक बंदा जिसको फॉर एग्जांपल है जनाब आपका एक तरह का नॉर्मल नॉर्मल बंदा है, उसके अंदर जब आप जोर से सांस लेते हो, इंस्पायरेशन करते हो, तो आपको पता है कि जब आप जोर से सांस अंदर की तरफ लेते हो, इंस्पायरेशन करते हो, तो नॉर्मल बंदे के अंदर जो पल्मोनरी और आपका जो वेनस रिटर्न होता है वो बढ़ जाता है, ठीक हो गया। आपने कहना एक तरह का नो 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 नो, बच्चे नाजिया गलत कह रही है, इस तरह नहीं होता। आपने क्या कहना होता है एक तरह का वेनस रिटर्न बढ़ जाता है। जब आपका वेनस रिटर्न बढ़ता है, तो उसके नतीजे में आपने कहना कि जब आप सांस अंदर की तरफ लेते हो, तो राइट एट्रियम के अंदर वॉल्यूम बहुत ज्यादा आता है, राइट वेंट्रिकल के अंदर वॉल्यूम ज्यादा आता है। जब राइट वेंट्रिकल के अंदर वॉल्यूम ज्यादा आता है, तो उस वक्त जब हम इंस्पायरेशन करते हैं, क्या करते हैं, एक तरह की इंस्पायरेशन करते हैं, तो जो आपका पल्मोनरी वाल्व होता है वो थोड़ा लेट क्लोज होता है एज कम्पेयर टू एओर्टिक वाल्व, ठीक हो गया। क्या होता है एक तरह का एओर्टिक वाल्व, आपका क्या होता है पल्मोनरी वाल्व थोड़ा सा लेट क्लोज होता है। इस स्प्लिटिंग को हम फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग कहते होते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल, अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने देखा किसी बंदे के अंदर ए एस टी या वी एस टी, जिस बंदे के अंदर आप ए एस टी या वी एस टी देखते हो, उस बंदे के अंदर आपने क्या देखना होता है कि आपका लेफ्ट टू राइट शंट होता है। जब आपका लेफ्ट टू राइट शंट होता है, तो इसके अंदर अब क्या होता है कि जब ये एक्सपायरेशन करता है, तो एक्सपायरेशन के अंदर आपका पल्मोनरी वाल्व थोड़ा सा लेट क्लोज होगा। क्यों? क्योंकि वो भर चुका है ना, वो भर चुका है, वो ओवरलोड हो चुका है। तो एक्सपायरेशन के ऊपर क्या होगा कि इसका एक तरह का थोड़ा सा लेट सप्लाई होगा। लेकिन अब आपने कहना है कि ये जो आपका एक तरह का थोड़ा सा लेट सुनाई दे रहा है, क्या वो इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन किसी और चीज पे डिपेंड कर रहा है? मुझे ये बताएं, इसने किसी चीज के ऊपर डिपेंड किया? किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं किया। जब इसने किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं किया, तो हम इसको क्या कहते हैं? फिक्स्ड कहते होते हैं। क्या कहते हैं? एक तरह का फिक्स्ड कहते होते हैं। अब दूसरी बात यह है कि इसको वाइड क्यों कहते हैं? वाइड बच्चों आप इस वजह से कहेंगे कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर इस बंदे के अंदर जब आपका एक तरह का जो ब्लड है वो यहां से यहां बहुत ज्यादा जा रहा है, तो यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया। तो जब आप इंस्पायरेशन करोगे, तो अब इंस्पायरेशन के अंदर जब आपको एक तरह की डब की आवाज सुनाई देगी, तो वो कैसे होगी? ड्रब। वो क्या कहेगा? एक तरह का ड्रब। नॉर्मल क्या होता है? आपने कहना है कि अगर स्प्लिटिंग होगी एक तरह की एक्सपायरेशन के ऊपर, तो कहता है ड्रब हो जाती। ड्रब डब नहीं होता बल्कि ड्रब, लब ड्रब। लेकिन इसके अंदर क्या होगा? ड्रब। ये आपने इस तरह याद रखना है, ठीक होगा बच्चों। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब, इसके अंदर हम फिक्स्ड भी देखते हैं, वाइड भी देखते हैं। फिक्स्ड हम इस वजह से देखते हैं क्योंकि इस बंदे के अंदर जनाब आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होता। वाइड हम इस वजह से देखते हैं क्योंकि आप फ्लूइड आपका बहुत ज्यादा लेफ्ट साइड से राइट वेंट्रिकल के अंदर आ चुका है, जो कि एक नॉर्मल टाइम से और ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम लेता है आपका पल्मोनरी वाल्व बंद होने के लिए। इस वजह से हम इसके अंदर वाइड बोलते हैं। नॉर्मल हम वाइड कहाँ पे देखते हैं? नॉर्मल हम वाइड स्प्लिटिंग देखते होते हैं जिस बंदे के अंदर पल्मोनरी स्टीनोसिस हो, जिसके अंदर आपका राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो, उसके अंदर, ठीक होगा बच्चों। कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ आई, वो बंदा पूछ सकता है। अच्छा बच्चों, यहाँ तक कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई, बंदा पूछ सकता है, ठीक है। ओके बच्चों, अब देखो।
अच्छा बच्चों, अब क्लियर हो गया यहाँ तक। तो इस वजह से आपने क्या करना, फिक्स्ड एंड वाइड सेपरेटिंग दोनों बोलना है। ठीक हो गया बच्चों? अब आ जाओ जनाब आगे। अब आगे अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल कि इन बंदों के अंदर क्या होगा जब आपका पल्मोनी वस्कुलर मार्किंग बढ़ती है, तो क्या होता है, रिस्पिरेटरी ट्रैक की इन्फेक्शन होती है, बंदे का वजन कम होना शुरू हो जाता है, फेलियर टू थ्राइव होता है। बंदा खाना खाएगा, बंदे को सांस जो होता है वो बच्चे का फूलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बंदे का जो बच्चा जो होगा वो एक तरह का खाएगा ही सही तरह नहीं। ठीक है, क्योंकि उसको पता होगा कि यार अगर मैं जोर से खाऊंगा तो मुझे सांस सही तरह नहीं आएगा। तो इस वजह से उसका जो नॉर्मल डाइट होगी उसकी निस्बतन भी वो कम खाएगा, जिसकी वजह से हम इसके अंदर क्या देखते हैं, फेलियर टू थ्राइव देखते होते हैं। ठीक हो गया? अब यहाँ तक कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई वो बंदा पूछ सकता है। बाकी आपने ये कहना है कि हाँ जी हम इसके अंदर और कौन कौन सी चीजें देखते हैं। देखो बच्चों, आपने ये कहना होता है कि अगर हमने ये देखें कि फॉर एग्जाम्पल इस बंदे के अंदर और कौन कौन सी चीजें आपने करनी है, तो आपने कहना होता है कि मेनली इसका अब आ जाता है ट्रीटमेंट। बच्चों ट्रीटमेंट के ऊपर कोई इतनी बड़ी कभी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नहीं आता होता। जो बातें मैंने बताई है ना, यही एग्जाम के अंदर आती होती हैं। लेकिन आपने ट्रीटमेंट को फिर भी अपने जहन के अंदर रखना है। आपने ये कहना है कि ट्रीटमेंट के अंदर जिस बंदे को वीएसटी होता है ना, और उसका जो वीएसटी जो डिफेक्ट है वो बिल्कुल छोटा सा है, तो उसको इलाज करवाने की जरूरत नहीं होती। वो डॉक्टर साहब खुद ही कहते हैं कि हाँ जी जनाब आप अभी बच्चे को थोड़े दिन तक रखें, उसके बाद इसको लेके आइएगा कुछ सालों के बाद, और हम इसका ऑपरेट कर देंगे। ठीक है, ये नहीं कि पैदा होते ही बच्चे का ऑपरेट कर देते हैं डॉक्टर। मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी भी बच्चे के अंदर पैदा रेट का रिकमेंड किया जाए। वो ये कहते हैं 3 साल बाद ले आइएगा, 4 साल बाद ले आइएगा, फिर हम देखते होते हैं। ठीक हो गया बच्चों? उसके बाद आपने का कहना होता है कि सबसे जो पहला जो चीज होती है मॉनिटरिंग की, वो क्या होती है, कौन सा आपका ट्रीटमेंट करते होते हो? आपने ये कहना होता है कि सबसे पहले हम ये देखते होते हैं कि एकोकार्डियोग्राफी एक तरह का डायग्नोज के अंदर करते हैं। बच्चों एकोकार्डियोग्राफी क्या बताता है यार? सिंपल सी बात है, एकोकार्डियोग्राफी ये बताता है कि दिल का जो है वो जनाब वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है। ठीक है, सबसे बेस्ट है ये। उसके बाद आपने कहना होता है कि एकोकार्डियोग्राफी के अंदर आप क्या देखते हो? एकोकार्डियोग्राफी के अंदर आपके दिल के जो चैम्बर होते हैं वो आपको पता लगता है कि साइज के अंदर बड़े हुए हैं, मतलब कि बाई वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी आप एकोकार्डियोग्राफी के अंदर देख सकते हो। एकोकार्डियोग्राफी के अलावा आप क्या करवाते हो? आप ईसीजी करते होते हो। आपने क्या कहना होता है कि एक तरह का ईसीजी के अंदर भी क्या होता है, एक तरह का बाई वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती होती है। उसके बाद आपने क्या कहना है, एक्सरे। एक्सरे के अंदर आपको क्या मिलता है? पल्मोनरी वस्कुलर मार्किंग विद, आपने कहना होता है कार्डियोमिगैली। ठीक होगा बच्चों? तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर कैसे डायग्नोज करना है, क्या सारे का सारा हिसाब है। शाबाश बच्चों। अब हम आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं कि हाँ जी जनाब इसके अंदर और कौन कौन सी चीजें आती हैं। ट्रीटमेंट के अंदर क्या है? तो ट्रीटमेंट के अंदर बच्चों आपने ये कहना होता है कि सबसे पहला जो ट्रीटमेंट होता है ये बंदा खुद ब खुद ही ट्रीट हो जाता है। आपने कहना है कि हाँ जी जनाब रिजोल्व इटसेल्फ, आपका बंदा जो होता है वो खुद ही ठीक हो जाता है, किसी तरह की कोई भी दवाई लेनी नहीं पड़ती। दूसरे नंबर पर बच्चों आपने जो बात अपने जहन के अंदर रखनी होती है, आपने ये कहना होता है कि फॉर एग्जाम्पल क्योंकि इन लोगों के अंदर क्या होता है कि लोगों के अंदर क्या होता है कि ज्यादा होती है, पल्मोनरी इन्फेक्शन भी ज्यादा होती है। आपने कहना क्योंकि पल्मोनरी वास्कुलर मार्किंग ज्यादा होती है, इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा होती है। तो आपने इस बंदे के, आपने कहना है कि हाँ जी मैम हम, हेलो 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 हेलो, वो कोई बेहतर हुई है? सही है भाई? ओके ओके हो गया। ओके ओके ओके, आ जाओ जनाब। अच्छा बच्चों, अब देखो कि फॉर एग्जांपल इसके अंदर क्या होता है कि एक तरह का, आपने कहना है कि इसके अंदर ट्रीटमेंट के अंदर क्या होगा कि सबसे पहले आपने कहना है कि जो आपके स्मॉल डिफेक्ट होंगे वो खुद ब खुद क्लोज हो जाएंगे, नंबर वन। ठीक है, बाकी आप कहना है कि हम क्या करते होते हैं, एक तरह की एंटीबायोटिक देते होते हैं क्योंकि इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि आपको पता है कि इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो हम एंटीबायोटिक्स देते होते हैं। चौथे नंबर पे आपने क्या काम करना होता है, अगर तो बच्चों आपने ये कहना होता है कि सिम्टोमेटिक पेशेंट है, ठीक हो गया, जो कि मेडिसिन से भी ठीक नहीं हो रहा, जो कि मेडिसिन से भी ठीक नहीं हो रहा, और आपने कहना होता है कि उसके अंदर फिर हम क्या करते हैं, मतलब कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन उसके अंदर हो जाती है, पल्मोनरी वस्कुलर मार्किंग उसके अंदर ज्यादा हो जाती है, उसके बाद जनाब डिफेक्ट जो है वो उसके अंदर बहुत ज्यादा है, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे भाईजान, सर्जरी करेंगे। ठीक हो गया? नंबर 5, इसके साथ साथ हम मेडिसिन भी देते होते हैं। कोई आपने डायूरेटिक्स
देने होते हैं, क्योंकि उसके अंदर जनाब हार्ट फेलियर के अंदर बच्चा जाना शुरू हो जाता है। और साथ आपने एस और आइनोट्रोपिक्स देने, एस को याद करो, और साथ आपने कहना है कि डायूरेटिक्स देने होते हैं, क्योंकि फ्लूइड को बाहर निकाल सकते हैं बच्चों। ठीक है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन में टू साउंड लाउड। जी बिल्कुल सही बात कर रही हो आप जनाब। अब देखें बच्चों, यहाँ पे आप लोगों ने क्या बातें याद रखनी है कि वीएसटी है क्या। वीएसटी क्या, आपने ये कहना है कि हाँ जी जनाब, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं। यार मुख्तलिफ तरह के रिस्क फैक्टर्स हैं, रिस्क फैक्टर्स में से कभी एग्जामिनर ने क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन आपने उन्हीं चीजों को याद करना है जो मैंने पहले बताई थी, वो इधर पुट कर दो। पहले नंबर पे आपने क्या कहना होता है कि अगर फॉर एग्जांपल कंजेनिटल हार्ट डिजीज उन फीमेल के अंदर बहुत होती है जिनको रुबेला की इन्फेक्शन हो, जिनको टॉर्च इन्फेक्शन हो। सर जी डायूरेटिक्स के साथ और क्या बताया बच्चे, डायूरेटिक्स के साथ हम देते होते हैं आइनोट्रोपिक ड्रग्स, जो कि आपके हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को ज्यादा करती है